बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में आप सबको बहुत बड़ा वेलकम है जी। अभी हम वीकेंड से निकले ही हैं बिल्कुल, और जुहेब की खुशियाँ नेक्स्ट लेवल चल रही है, नेक्स्ट लेवल पर है। और आज का शो हमें थोड़ा सा मौका ज्यादा मिल जाता है क्योंकि 2 दिन कुछ और हैपनिंग्स भी होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो सारी चीज़ों में से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपके लिए लेकर आए, तो ज़रा तैयारी का मौका मिल जाता है। इसलिए शो भी ज़रा मंडे का बहुत मजे का होने जा रहा होता है। एनर्जी लेवल जो है वो कहीं और पहुंची भी होती है। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए चलें कि आप लोग हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अमेजिंग फीडबैक दे रहे हैं और आइडियाज़ भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें शो को बेहतर बनाने के लिए जो आप आइडियाज़ दे रहे हैं वो बड़े हमारे लिए काबिल कदर है, प्रेशर से आपके आइडियाज़। तो आज के शो में कुछ टॉप स्टोरी से पहले ज़रा बताएं ना कि क्या थोड़ा सा एक जिस्ट दे देते जी। तो नाजरीन, आज हमारे 2-3 ऐसी चीजें जो हाईलाइटेड हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, मतलब कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे, इंसानियत का ये दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन इस पे हम और मजीद तफसील से बात करेंगे। इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे भी है जी, और हु इज बेटर देन टप्पू जवेरी टू टॉक अबाउट फोटोग्राफी हियर इन पाकिस्तान स्पेशली। वो एक बहुत बड़ा आइकॉन है व्हेन इट कम्स टू अमेजिंग फोटोग्राफर्स, वन ऑफ आवर बेस्ट। और जी फिर हम बहुत सारी टॉप न्यूज़ भी हैं जो जुहेब हमें बताते चलेंगे। भी हम कुछ मंकी पॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में अब वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है और पाकिस्तान में भी एंट्री मार चुकी है। बिल्कुल, ये एडवाइजरी जारी की गई है और पाकिस्तान एक मीटिंग भी हुई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस मीटिंग को हैज किया है और वो देख रहे हैं कि क्या इंतजाम, क्या SOPs फौरी तौर पर जिनको नाफिज किया जाएगा, क्योंकि मर्दान में केस रिपोर्ट हुआ और फिर उसको देखा गया। ये जानलेवा हो भी सकता है, लेकिन इसमें जो डेथ रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी नहीं है, बट हमें प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है ताकि ये नंबर छोटा ही रहे। फिर जी हमारे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हम उनको इसलिए इंक्लूड करते हैं जुहेब, आपको तो पता है, हम नाजरीन को बता दें, हम इसलिए उनको इंक्लूड करते हैं ताकि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी किस कशमकश से गुजर रहे हैं, उनके हालात क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है और उनको क्या तकलीफों का सामना है और क्या फ़ायदों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे हमें आगाह रहने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने वर्ल्ड, अच्छा उसमें बात करें या नहीं, अभी टॉप स्टोरीज देते हैं, टॉप स्टोरीज दे देते यार, अच्छी बात, हमारी अच्छी बात रह गई है। तो जी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का मकसद ये है कि हम ये याद रखें कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और जैसे हम देखते हैं जुहेब के इस वक्त पैलेस्टाइन में जो ह्यूमैनिटेरियन लोग जाना चाह रहे हैं, जो UN है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको खाना देना चाह रही हैं, फंड्स देना चाह रही हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। तो ये बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग्स भी पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल काम वहाँ पर हो गया। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे तो है, लेकिन सिर्फ अल्फाज से नहीं, यानी लिप सर्विस से नहीं होगा। अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और आई फील जोएब, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इंटरनेशनल हेल्थ डे, वैसे तो हर दिन ही ह्यूमैनिटेरियन डे, बट ये एक कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए क्योंकि ये वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनकरेज किए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज को, लेकिन आज जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि वो, जैसे जुहेब कह रहे हैं कि लिप सर्विस ज़्यादा है, उसकी एप्लीकेशन सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई देती है। तो हमें इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी जितनी भी अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की हैं उसमें सबसे अशरफ है, सबसे बुलंद है। तो उसकी कोई वजह है, उसकी वजह यही है कि अपने से नीचे, इसलिए हम कहते हैं जानवरों की, इवन जानवरों को आप नुकसान ना पहुंचाए, तो इंसान पहुंचा रहा है। तो आप कैसे, अगर इस पावर में हैं, आपके अंदर इतनी क़ुव्वत है, तो आप अपने हाथ से भी उसको रोक सकते हैं। और आपको पता है कि पुलिसिंग में ये है कि अगर आप किसी कोई क्राइम होते देख रहे हैं या किसी को कोई मार रहा है, तो आप एज ए पुलिसमैन भी किरदार अदा कर सकता है एक सिटीजन। बिल्कुल, उसके इख्तियारात है। बिल्कुल। सो एज ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज आप एवरी डे ये अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारी अच्छी बात भी आज इसी से रिलेटेड है
कि चाहे हालात जैसे भी हों, और ये हम गाज़ा में देखते हैं कि बॉम्ब फट रहे हैं, बच्चे मरे हैं, लोगों की फैमिलीज मरी, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हालात जैसे भी हो, आपकी अंदर की इंसानियत, आपकी वैल्यूज़ मरनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर इंसानियत जिंदा है तो इंसान जिंदा। और देखिए, जब आप मुश्किल में होते हैं ना, यानी जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उस वक्त किसी और मुश्किल में जो मुब्तला है आदमी, उसकी मदद करना, ये है ना इंसानियत। तो बिल्कुल। आसूदगी में आप सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, आप किसी की मदद भी करते जा रहे हैं, वो एक और बात है, अच्छी बात है वो भी। लेकिन जब आप खुद परेशानी का शिकार हैं, यानी आपके पास खाने के लिए एक रोटी है और कोई भूखा आ गया है, तो आप उसमें से कितना शेयर देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, और हमारा रिलीजन भी यही टीच करता है। तो टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात हो गई और बड़ा हमने इसमें डिस्कस भी कर लिया। तो टॉप स्टोरी पहली हमारी आज की यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी सहाफ़ी से जो है रायन ग्रेम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राबतों का इंकशाफ हुआ है जी। और सिक्योरिटी जराए का ये बताना है कि 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता रब्ता किया गया। और शुरू के व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। करण थापर ने रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में भी अपना और साबिक सेक्रेटरी रॉ राना बुनेर जी के साथ यूट्यूब पर जो एक इंटरव्यू था, उसको भी उन्होंने शेयर किया। अब रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुताल्लिक जो हसास मालूमात हैं, ये बताया जा रहा है कि हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर की। अच्छा, मार्च 2023 को करण थापर को भेजे गए रऊफ हसन के पैगामात में बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया गया। और रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए इश्तियाल अंगेज और खौफनाक पैगामात में रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब, अब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है और बड़ी अलार्मिंग तशवीशनाक बात भी है पाकिस्तान के लिए, कि उन पैगामात में रऊफ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। 10 मई 2023 को रऊफ हसन की जानिब से बजरिया जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी और बड़ी अहम स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी की जी, ये कल सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर थी और काफ़ी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस पे बात कर रहे थे और ये बड़ी हाईलाइट की गई है। और आपने जैसे कहा कि ये बड़ी अहम खबर है। और इसमें जो पैगामात एक दूसरे तक जा रहे हैं, उन पैगामात में क्या बात हो रही है, उनका कंटेंट क्या है, जैसे हमने आपको बताया भी, तो ये देखना होगा आने वाले वक्त में कि किस तरफ जाता है मामला। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि टॉप स्टोरी तो खैर वो जब ऐलान सामने आया, यानी पंजाब हुकूमत ने बिजली 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की है और सूबाई हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए अगस्त और सितंबर के बिल्स पर फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। अब ये जो पंजाब ने फैसला किया, इसका ऐलान किया साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। 3 दफ़ा वजीर आजम रह चुके हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और ही इज कंसिडर टू बी अ नेशनल लीडर, लेकिन ये बात तो नेशनल लीडर की तरह से नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब भी है, सिंध भी है, तो सिर्फ ये रिलीफ पंजाब को क्यों दिया जोहे? देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेशनल लीडर जो है वो हर किसी जब वो आके बैठता है, बिल्कुल, जब नेशनल लीडर कोई आके ऐलान करने जा रहा होता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, तो अवाम उसको देख रहे होते हैं और वो नेशनल इशूज से मुताल्लिक ही अगर वो बात कर रहा है या कोई रिलीफ की बात कर रहा है, तो कौमी सतह पर ही ये तस्वुर किया जाता है कि वो कौमी सतह पर रिलीफ का ऐलान करेगा। और ये सवाल यहाँ बनता है कि अगर इतनी पंजाब की हुकूमत के लिए ही ये और पंजाब के लोगों के लिए ये रिलीफ है, तो ये किसी और ने क्यों नहीं ये अनाउंसमेंट की? बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब की हद तक अगर था तो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब में ज़ाहिर हुकूमत है पूरी और महकमे से रिलेटेड अफराद हैं, उसकी मिनिस्ट्री है पूरी, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है, वज़ीर आला पंजाब, तो खैर वो बैठी हुई थी बराबर में, उनको शाबाश भी दी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और ये भी कहा कि ये रिलीफ दूसरे सूबों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स है सियासत में बहुत अहम होते हैं। सियासी तौर पर ये मैसेज जो गया है मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर पूरे मुल्क में ही हैं, उनको ये मैसेज कोई खास अच्छा नहीं गया है। और इस पे अवाम क्या कह रही है ये भी हम देखते हैं जरा। बिल्कुल, इस पे अवाम क्या कह रहे हैं ये भी हम देखेंगे और अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। कराची के अवाम की क्या रिएक्शन है वो दिखाना है हमने जी। बिल्कुल चाहिए कि जब वहाँ रिलीफ मिलेगी तो यहाँ भी रिलीफ होनी चाहिए हमारे लिए भी। हमारे सिंध वालों को क्या कसूर है?
सिंध गवर्नमेंट को होना चाहिए, खासकर गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना है कि आप भी इसमें किरदार अदा करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको होना चाहिए कि इसमें किरदार अदा करें और सिंध आवाम को रिलीफ दिया जाए। इनमें भी होनी चाहिए सस्ती, इसलिए कि 200 यूनिट पे 10-10 हज़ार का बिल भेज रहे, गरीब आदमी क्या करेगा भाई। बिजली तो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े ब्रोकर बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ बिजली सस्ती होगी तो उनका कमीशन कहाँ चला जाएगा। KLAC खुद कमीशन ले रही है और कमीशन की वजह से जो है ना बिजली महंगी की हुई है। असल में होना चाहिए हर जगह। देखें जी, जिस तरह आपने सुना कि बिल्कुल ये रिएक्शन तो कराची का, और देखें दीगर सो केपी का भी रिएक्शन आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को आप देख रहे हैं पॉलिटिकली इतना ज्यादा वो जो एक टर्फ है, काफी लूज कर चुकी है मुस्लिम लीग नून। वो जो किला समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, कौमी लीडर ने कौमी रिलीफ की बात नहीं तो की, ये बिल्कुल बात है कि क्या अब की। अपनी जो पंजाब की टर्फ है, पॉलिटिकल टर्फ है, उसको बचाने के लिए, रीगेन करने के लिए अब कौमी सतह के लीडर भी पंजाब की सतह पर आकर ऐलानात करेंगे। तो इसके ऑप्टिक्स पर नजर रखनी होगी, मुस्लिम लीग नून को देखना होगा। और इसी का रिएक्शन हमारी तीसरी टॉप स्टोरी है। जब यह ऐलान हुआ पंजाब में रिलीफ का, तो फिर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है MQM पाकिस्तान भी, कराची की जमात है, कराची में उनके वोटर्स हैं, वहाँ से सीटें निकाली हैं, वो तलखियाँ भी सामने आई और बयानात फिर एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये कहा गया कि पूरी की कीमत यकसा की जाए, ये मुतालबा किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया तो मियां नवाज शरीफ का उन्होंने भी यही सवाल किया कि क्या पंजाब के लीडर उनको अब तस्वुर किया जाए। तो जब ये रिएक्शन आया मुस्तफ़ा कमाल का, तो फिर मरियम नवाज ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, यानी मुखातिब किया मरियम नवाज ने मुस्तफ़ा कमाल को कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। यानी पंजाब ने पैसे दिए हैं, पंजाब पे खर्च हो रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद यह है कि मुस्तफ़ा भाई, आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एतराज़ तो मैंने और सरवत ने जो जेन्युइन एतराज़ है, उसको देखना पड़ेगा मरियम बीबी आपको कि ये क्या जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा तापुज़ात हैं दीगर सूबों को कि पंजाब में बजट कुछ ज़्यादा लग रहा है और फोकस पंजाब पे दिखाई दे रहा है। जबकि कराची इज द फोकल पॉइंट, जहां आपका बिजनेस है, जहां से आप इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हमेशा कराची पीछे क्यों रहता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ना सिर्फ MQM पाकिस्तान बल्कि ANP की तरफ से भी अब कहा गया कि KPK में वो रिलीफ मांग रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर कहा कि हम फौरी तौर पर, क्योंकि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच यही है और लोगों को ज़्यादा सब्ज़बाग नहीं दिखाने चाहिए। तो सिंध की हुकूमत ने कहा कि फौरी तौर पर तो हम इस तरह का कोई रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मिलकर बात की जाए तो हम ज़रूर कोई रिलीफ की बात कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म रिलीफ होगा। इस तरह KP हुकूमत के तर्जुमान ने भी यही कहा, उनके मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो इतना बड़ा एक पैसे इसमें खर्च करेंगे 45 अरब, तो अगर थोड़े से पैसे और बढ़ा दिया जाए और सबको लूप में लिया जाए तो फिर पूरे मुल्क के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलीफ बनता है। तो ये बैकलैश आ रहा है इस पर। तो जनाब, अब चौथी स्टोरी हमारी टॉप स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात की वजह से बानी PTI बरहम भी दिखाई देते हैं, जो कि जेल में हैं और उनका कम्युनिकेशन ज़रा कम है। ज़राए का बताना है कि बानी PTI ने अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया है। दोनों अरकान असम्बली को आइंदा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुताल्लिक शिकायत की गई है और शिकायत इसलिए की गई है कि शकील खान, जो कि बरतरफ वज़ीर हैं, उनकी हिमायत में ये दोनों बोल रहे हैं। और शकील खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी हैं और वो जो तनकीद कर रहे हैं KP के हुकूमत पर, तो उनकी सपोर्ट में ये दोनों आतिफ खान सामने आए थे। तो इस पर ये बानी PTI को पता चला, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास मुझसे आकर मिले और ये मामला जो है PTI के अंदर ही रहकर हम तय करें। तो ये हमारी एक और स्टोरी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारी टॉप स्टोरी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। PCB का कहना है कि अब दोनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। PCB के मुताबिक अब दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि दोनों मैचेस रावलपिंडी लेके जाएंगे और शायकीन भी वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मशवरा दिया गया है कि इस प्रोग्राम को रावलपिंडी लेके जाए। इस पर तमाम स्टेक होल्डर से बात भी हो गई है। अब रावलपिंडी में शायकीन मैच इंजॉय कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो ये तैयारियों के से मुताल्लिक़ अगर किए गए इक़दाम तो भी ठीक है, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो वो ज़्यादा अहम है और उसके लिए प्रेपरेशंस हो रही हैं। सेकंड हमारी टॉप स्टोरी जो है वो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब के नशबी इलाकों
इलाके नशेबी इलाके बिल्कुल। नशेबी इलाके ज़रज़ेब हो गए इस रेन से। पंजाब के शहरों रहीम यार खान, नराबाल, फैसलाबाद और दीगर बहुत सारे पंजाब के शहर में मुख्तलिफ हादसात हुए हैं और 28 डेथ टोल हो गया है और कई जख्मी भी हुए हैं। राजनपुर DI खान में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। तो ये जनाब बारिशों की वजह से तबाही भी है। बारिश एक रहमत तो है ही, लेकिन देखें जब बारिश हो जाए तो फिर वो जहमत बन जाया करती है। और इसमें ये भी एक फैक्टर है कि अगर इंतज़ामिया के इक़दामात उस तरीके से ना हो तो फिर वो रहमत थोड़ी सी भी अगर हो, थोड़ी सी देर की बारिश भी जहमत बन जाया करती है। तो और स्पेशली जब आपके नदी नाले भरे हुए हों और वो सालों साल किसी ने देखा ना हो। हमारे एक्सपर्ट भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाते हैं जी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक विथ मोर न्यूज़ एंड मोर इन्फोटेनमेंट। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पंजाब को जो बिजली की कीमतों में रिलीफ मिला है वो सिंध को क्यों नहीं मिला। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी एंड तज्ज़ियाकार हैं मुनीब फारूक। उनसे बात करते हैं जी। अच्छा मुनीब, ये इस पर बिजली के रिलीफ पर तो बात होगी, लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे वो जो रऊफ हसन के राब्ते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी अहम खबर है। तो ये कहिएगा, करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर ये जो तबादला हुआ है, ये बातचीत जो हुई है, इसका इंकशाफ कितना खतरनाक है ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? प्रॉब्लम के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर ये रऊफ हसन साहब का सिलसिला सामने आया है तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी एविडेंट है, वो ये कि ओवरऑल अगर आप देखें किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी का किसी बैनुल-अक़वामी जरीदे से या इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट से या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से या कोई और जर्नलिस्ट किसी मुल्क से हो, राब्ता इज इटसेल्फ नॉट क्वेश्चनेबल। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि आपका अगर देखा जाए तो जो कंटेंट आप उनसे शेयर कर रहे हैं, अगर आप अपना सिर्फ मौक़िफ़ दे रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पर एक कैंपेन की सूरत में किसी को बता रहे हैं, कोई ऐसे फैक्ट्स बयान कर रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर इशू बन जाता है। लेकिन जो चीज़ें आप सामने आई हैं, नेचुरली जो एक इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के हवाले से ओवरऑल कि ये एक इंतशार पसंद जमात है, इमरान खान साहब के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि वो एक इंतशारी लीडर है, और hence for all the problems that Pakistan तहरीक इंसाफ is confronted with. So naturally problematic तो ये चीज़ बन जाती है, but overall आप इसको कोड ऑफ लॉ में प्रूव कैसे करते हैं वो तो एक और इशू है। बट PTI के लिए इस वक्त परसेप्शन प्रॉब्लम भी है विद रिगार्ड्स टू दी एस्टेब्लिशमेंट और विद रिगार्ड्स टू दी मिलिट्री इटसेल्फ, बिकॉज अभी जो उनको इश्यूज हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेट हो गए हैं और ओवरऑल जो उनका सारा ताल्लुक है उसमें भी बड़ा मेजर हिट PTI को मिली है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये ख़तरनाक भी है, बट किस हद तक ख़तरनाक है अगर ये कोर्ट में प्रूव होता है कि ये जो कैंपेन था ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है नहीं बनता। बट मोर देन द लीगल एस्पेक्ट ओवरऑल ये एक फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा डेंट है कि आप उन्हें अपनी आर्मी चीफ की उनके साथ एक बेशक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में एक चैट के अंदर आप बता रहे हैं कि नहीं वो तो सोर्ड ऑफ ऑनर नहीं है, नहीं वो ये नहीं है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ ट्रू फैक्ट, विच इज़ नॉट अ फैक्ट। सो नेचुरली ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया आ जाता है तहरीक इंसाफ के लिए, और मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो फिर डेंजरस है तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज ये फर्दर एंडोर्स करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो कि फ़ौज का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बिल्कुल मुनीब, जैसे आपने कहा कि ये इश्यूज़ जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मीडिया कोऑर्डिनेटर होना चाहिए जो पूरी दुनिया में सहाफ़ियों से बात करेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो मीडिया कोऑर्डिनेटर बाकी लोगों से बात नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए जो पीटीआई का स्टांस है वो मैं जैसे पहले मैंने अर्ज किया वो ठीक है, उस लिहाज तक तो ठीक है कि वो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, वो जर्नलिस्ट से बात करना वो सब कुछ ठीक है, बट इसको पर ये हाउ डज इट प्ले आउट? अब वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, हाउ डज इट प्ले आउट? वो प्ले आउट होते हुए ये लगेगी कि ये तो जी फौज के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आर्मी चीफ को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर एक ऑनस्लॉट आए, इंडियन जर्नलिस्ट ये लिखे, वो फिर उसको एक पूरा एक और नेशनल सिक्योरिटी का एंगल उसके अंदर आ जाता है ना कि आप एक हॉस्टाइल मुल्क के एक सहाफ़ी को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो एक एग्जैक्टली मैंने आई डेंट गो थ्रू दैट पीस जो उस कॉन्वर्सेशन के बाद अगर कोई करण थापर साहब ने लिखा होगा, बट वट एवर रऊफ हसन साहब फेड हिम, क्या उसने इम्पैक्ट किया उनकी राइटिंग को और क्या वो चीज़ें आई उसी तरह से, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक वो पीटीआई उसी का ब्रंट फेस कर रही है। अच्छा चीज़ जो नून लीग की सफ़ों में इस वक्त मामला और उस पर बहस भी हो रही है वो मलिक अहमद खान और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जो बयानात हैं जनरल बाजवा से मुताल्लिक़, दोनों बड़े मुतज़ाद बयानात हैं, कितना ये मुस्लिम लीग नून के लिए उसके बयानिए को कमज़ोर करेगा और क्या एक सेफ पैसेज लग ऐसा रहा है, तासुर ऐसा मिल रहा है कि जनरल बाजवा को एक सेफ पैसेज यानी उनको ज़रा साइड पे रख के मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि उन पर जो तनकीद हो रही है वो उसको कम किया जाए, उसको ना करते हुए आगे निकला जाए, क्या कहेंगे? बयानिया तो क्या कमज़ोर पड़ना है मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस वक्त तो नेचुरली अगर देखा जाए तो वो नेचुरली इक़्तिदार वाला एक मामला है, बट ओवरऑल जो इशू है वो क्या है, वो ये है कि क्या बाजवा साहब के हवाले से मलिक अहमद खान साहब जो बता रहे हैं वो सही दुरुस्त फैक्ट्स हैं या जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं वो सही फैक्ट्स हैं? एक बात तो फैक्ट है कि बाजवा साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ को भी लगवाना चाहते थे, वो उन्होंने टूथ एंड नेल ये कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने और जनरल फैज साहब के भी यही इशूज़ थे। अब मलिक अहमद खान साहब की जो कोर्ट भी की है एक लीडिंग अखबार के अंदर जो बात करी वो जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा साहब को लगवाना चाहते थे। वॉज अगेन अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, इम्पेकेबल रिकॉर्ड है उनका, बट वो चाहते थे कि वो बन जाए। सो अगर वो बन जाए तो वो नेचुरली फिर वो एक अब उसके अंदर ये मलिक अहमद खान साहब का वर्जन था, वेयर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बायन ला दिए बात की कि वो नहीं चाहते थे। एक चीज़ तो है कि वो आर्मी चीफ चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब ना बने। बयानिया आई वुडंट से कि PTP-MLN का कोई इससे इम्पैक्ट होता है, बट हाँ आपके पास दो वर्जन आ जाते हैं ऑफ अ सिमिलर स्टोरी विच माइनर इनएक्यूरेसी ऑन बोथ द साइड्स। जी बहुत शुक्रिया सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार मुनीर फारूक हमारे साथ हैं और इस सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। बिल्कुल। अब हमारी बड़ी एक सीरियस टॉपिक है मंकी पॉक्स, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल महमूद, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर फैसल, मंकी पॉक्स की कितनी इकसाम है, अगर आप हमें बता सकें? जी अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो मंकी पॉक्स के एक्चुअली बुनियादी तौर पे दो इकसाम है जिसको क्लेड 1 और क्लेड 2 कहते हैं, और 2022 में जो केसेस में इजाफा हुआ था वो क्लेड 2 से हुआ था, जो कि निस्बतन थोड़ा सा कम शदीद इन्फेक्शन होता है। इस दफा जो इन लोगों ने WHO ने जो जारी किया है वो क्लेड 1 के केसेस बढ़ने की वजह से किया। जी अच्छा डॉक्टर फैसल ये कहिएगा, मंकी पॉक्स से मुताल्लिक हमने पैकेज भी चलाया, पाकिस्तान में 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 1 हलाकत है, यानी इसमें हलाकतों का खदशा क्या है? यानी अगर SOPs फॉलो नहीं किए जाते और एडवाइजरी के मुताबिक अमल नहीं किया जाता एयरपोर्ट्स पर, तो कितना ये डेंजरस हो सकता है आने वाले वक्त में, ये बताइए। जी तो देखें पाकिस्तान में एक्चुअली 9 नहीं 11 केसेस अभी तक आए हैं, एंड हलाकतों की शरह जो है वो डिपेंड करता है हम किस वाले स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो पुराना के जो इससे पहले फैला था क्लेड 2, उसके अंदर हलाकतों की शरह निस्बतन कम थी। जो ये नया वाला है या क्लेड 1 जो है इसके अंदर तकरीबन 10% तक इसकी शरह होती है। तो ये बहुत मौलिक तो नहीं है, मगर इसमें जो दाने होते हैं उस पर तकलीफ बहुत होती है, उसको ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। और 10% शरह को कैसे लिया जाता है, यानी आपकी मेडिकल टर्म्स में अगर किसी वबा की 10% शरह हलाकतों में? 10% यानी कि हर 100 में से 10 लोग। नहीं, इसको कंसिडर किस लेवल पे किया जाता है कि बड़ी कोई तशवीशनाक हद है और इसके बारे में सीरियस जैसे कोविड वगैरह का था? तो देखिए अगर यूं करके देखा जाए तो और मैं कंपेयर करूं तो डेंगू की हलाकतों की शरह जो है वो तकरीबन 1% से कम होती है। अगर निगलेरिया देखा जाए ऑन द अदर हैंड तो उसकी शरह या रेबीज उसकी तकरीबन 100% होती है, तो ये तकरीबन दरमियानी होगी। मगर ये यूजुअली उन लोगों में होती है जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, जैसे जिनको HIV है जो बहुत फैली हुई हो या जिनके अंदर जो कीमोथेरेपी पे, तो
उन लोगों के अंदर ये हलाकतों की शरह ज़्यादा हो। डॉक्टर फैसल, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन्स इजाद हुई हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, और इसका क्योर क्या है, इसको रिकवरी टाइम इसका कितना है? तो वैक्सीन जो है इनकी बल्कि 3 वैक्सीन हैं, क्योंकि ये जो एक पुराना वायरस था हमारा जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उससे बहुत मिलता जुलता वायरस है। तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था वो इसके खिलाफ भी काम करता है। अलबत्ता एक तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर जिन ममालिक में अवेलेबल है भी, वहाँ पे सबको ये देने की अभी हिदायत नहीं है। सिर्फ उन लोगों में जिनके अंदर एम पॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा हों, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं। और जो सबसे हाई रिस्क में वो लोग होते हैं जिनकी ज़्यादा जिनसे ताल्लुकात होते हैं, या वो लोग जिनकी कोई कांटेक्ट हो ऐसे शख्स जिनको एम पॉक्स हो, या हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन बीमारियों से डील करते हैं। और इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? तो रिकवरी टाइम इसका देर से होता है। अमूमन शुरू के 1 से 3 दिन में बुखार होता है, फिर ये दाने निकलते हैं और दानों को खत्म होने में तकरीबन 1 से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। और अच्छा, कंटेज ये भी पूछना है हाँ, कि अगर कंटेजियस है ये, तो क्वारंटीन करना चाहिए उस इंसान को जिसको मंकी पॉक्स हुए हुए हैं, या वो मिल सकता है लोगों से? इट्स नॉट कंटेजियस। जी नहीं, तो ये बिल्कुल कंटेजियस होता है जब भी तो ये फैल रहा है। एंड इसकी जो आइसोलेशन होती है वो होती ये बता दूं पहले कि ये जो दाने निकलते हैं इसके तो पहले एक धब्बा निकलता है, फिर उसके बाद एक दाना बनता है, फिर वो दाना जो है वो एक पानी या पस जैसे एक शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसके ऊपर एक खुरन बनती है, फिर वो खुरन गिरती है। तो इसकी जो आइसोलेशन है वो उस वक्त तक है जब तक सारे जो दानों पे खुरन गिर ना जाए, जब तक इसकी आइसोलेशन जारी रहती है। तो लोगों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर, यानी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उनका ग्लास, टॉवल और इस तरह की चीज़ें, या उनके साथ खाना पीना, क्योंकि ये कंटेजियस है और लग सकती है, तो ये फौरी तौर पर किया जा सकता है? तो देखिए, ये बीमारी बुनियादी तौर पे कांटेक्ट से लगती है, यानी कि छूने से लगती है, और थोड़ा सा हवा में करीब रहने के बाद लगती है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज छूने से लगती है तो जिनसे ताल्लुकात से भी लगती है। तो जिनको ये वाली इन्फेक्शन है उनको हम आइसोलेशन में रखते हैं। ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें शेयर्ड होती हैं, टावल, बर्तन वगैरह, वो उनका अलग रखते हैं जब तक ये इनकी पूरी तरह रिकवरी नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। हम इस पे आपको बार बार तंग और कांटेक्ट करेंगे। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। भाई ज़ुहैब, मंकी पॉक्स एंड कोविड बहुत डेंजरस, जैसे कोविड के ज़माने में हम कितना डर गए थे, क्वारंटीन करते थे, तो उसी तरह आई थिंक मंकी पॉक्स के लिए भी हमें वही चीज़ें, वही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी लेने और पड़ेंगे। आई थिंक कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत है उसको ये देखना चाहिए कि एयरपोर्ट पे, बिकॉज ये जितने भी केसेस आ रहे हैं ये सऊदी से आ रहे हैं, बिल्कुल अरब ममालिक से, अरब ममालिक से आ रहे हैं, तो उस पे सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, उस पे भी एक सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कि फिर वो, क्योंकि वबाई कंटेजियस का यही होता है कि फिर अगर वो फैलती जाए तो फिर एक चेन इफेक्ट के जरिए फिर मुश्किल हो जाता है आपको कंट्रोल करना। उससे पहले ही आप ये इकदाम उठा लें। महकमा सेहत के लिए हम ये एक राइज एंड शाइन के जरिए हमने बिल्कुल जी। अब हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक हमने उनकी पार्टिसिपेशन रखनी है अपने शो में, और जैसे आपको हमने बताया भी था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अब रेगुलर बेसिस पर इस शो का हिस्सा होंगे, और जो वो कहना चाहते हैं, जो वो सजेशन भी देना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक है, जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो आज भी हमारे साथ बिल्कुल हमारे पास डॉक्टर माज ओटावा से ज्वाइन किया है, और फैसल बुखारी ने हमें जद्दा से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल और मौसाब, आपने हमें वक्त दिया। पहले फैसल साहब की जाने पड़ते हैं। फैसल साहब बताइए, आप जद्दा में हैं इस वक्त, क्या आपका प्रोफेशन है, और पाकिस्तान से कब गए थे, वहां पर सेटल हो गए, नहीं हो गए, क्या फील कर रहे हैं मुल्क के बारे में, जद्दा में कैसे हालात चल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्वालिफाइड बैक इन 2001, तो और 20 साल पहले सऊदी मूव किया था, और सिंस इन द लास्ट 7 years यहाँ पे एक लोकल ग्रुप के अंदर आई एम द CEO इन द ग्रुप, और फॉर द लास्ट 4 years यहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का जो KSA चैप्टर है उसका मैं चेयरमैन हूँ। वी हैव माशाल्लाह वी हैव मोर देन 750 members वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, और जो कि ना सिर्फ के सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों के एक इमेज बिल्डिंग के लिहाज से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी काफ़ी खिदमत अंजाम कर दे रहे हैं। राइट,
फैसल साहब, आपने मुल्क से जाने का फैसला क्यों किया, अगर इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। बस कह रहे हैं जहाँ पे इंसान का रिस्क लिखा होता है वो वहाँ पे पहुँच ही जाता है, कोई खास वो नहीं थी। एट दैट टाइम आफ्टर क्वालिफाइड आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन टेलीकॉम सेक्टर इन पाकिस्तान, एंड देन कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली टू मूव टू मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल। इट्स नॉट के जिस तरीके से आप वेस्ट पे जाएँ तो इट्स बिकम वेरी फार फ्रॉम द कंट्री, और और यहाँ पे जो है आपका स्टिल कॉन्टैक्ट रहता है अपनी कंट्री के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव टू मिडल ईस्ट। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुआज़ ने भी हमें ओटावा से ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में उन्होंने काम किया है, बहुत वेलकम आपको भी हमने किया। ये बताइए मुआज़ कि आपने फैसला कब किया मुल्क से बाहर जाने का, और आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है आपकी इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पर, एडजस्ट हो गए या नहीं हो गए, अपनी कहानी ज़रा अपनी ज़बानी बताइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल आ रही है। About 14 years ago, so I don't know if many I could try to be the also in 2010, and that's when I moved. I think second right was good way. Actually, what was the motivation? I mean, I wanted to educate myself. That was the biggest thing, and that's why I left. I am coming फैसल ये बताइएगा, अगर आपको पाकिस्तान वापस आने का मौका मिले तो विल यू टेक दैट चांस, और वुड यू वांट टू स्टे अब्रॉड, कि आप वहाँ से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, क्या फील करते हैं? देखिए, पाकिस्तान के हालात तो फॉर श्योर वी आर सीइंग हाउ द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हुए एक चीज़ होती है कि at the end of your career। जी अच्छा मुआज़, यहाँ पे आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ आ रही है। तरीके से वेस्ट के अंदर आपको पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री, और यही हम सारों का भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह, वापस आना है कंट्री के अंदर और विद लव्ड वंस, विद फैमिली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुआज़, आप ये बताइए डॉक्टर मुआज़ के इफ जैसे फैसल से हमने बात की, अगर आपको मौका मिले टू कम बैक टू पाकिस्तान, आप क्या आना चाहेंगे सब कुछ वाइंड अप करके, या फिर नहीं आना चाहेंगे, और नहीं आना चाहेंगे तो क्यों ऐसा है? बिल्कुल जी। क्या चीज़ है जो आप लोगों को बाहर रहते हुए कनेक्टेड रखती है पाकिस्तान से? कई दफ़ा ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी ड्रामे आप लोग देखते हैं शौक से, बट ऑब्वियसली दैट इज़ अ विमेन सेंट्रिक थिंग। मगर मर्द हजरात को पाकिस्तान से आप लोग किस तरह कनेक्टेड रहते हैं? I mean, community obviously सबसे ज़्यादा यहाँ पे there's a big Pakistani community. I was in London, Ontario before. वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे हर हफ्ते, हमारे टूर्नामेंट्स होते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलना जुलना होता था। But apart from that, I mean, in general, Pakistan, right? Like, I owe everything to my country. Like, मेरी जो पढ़ाई थी in Dow was on a merit seat. The government paid for it, taxpayers, and I mean, I think I owe it to my country to come back and serve if I'm given the chance. And देखें, अल्लाह ताला हम बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। फैसल से सवाल ये है, फैसल आप ये बताइए कि जब आप बाहर जाते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं, तो ज़ाहिर है उसका अपना कल्चर होता है, उनके अपने ट्रेडिशंस भी हैं, उनकी अपनी नॉर्म्स और वो कवानीन हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप यूरोप जाते हैं या फिर यूएस जाते हैं, वहाँ ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम होती है कि आपके जो अपने कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, या बच्चों के अंदर वो पेरेंट्स के अंदर तशवीश होती है कि हमारे बच्चे फिर उनका ब्रॉटअप वैसे ही होगा। और ज़रा कुछ ये सवाल आते हैं जो आप बेहतर मुझसे जानते हैं क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और क्या ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है बीइंग अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को नर्चरिंग में? देखिए, अगर आप सऊदी अरब के लिहाज से बात करें तो माशाल्लाह यहाँ पे तो इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे एज फार एज रिलीजियस वैल्यूज आर कंसर्न, तो उसके लिहाज से तो कोई इशू से चैलेंजेस नहीं फेस होते। बट एट द एंड ऑफ द डे
आई थिंक द बिगर चैलेंज इज कि आप बच्चों को कैसे कनेक्टेड रखते हैं विद पाकिस्तान, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी वैल्यू सिस्टम एंड पाकिस्तानी नॉर्म्स एज वेल। और उसके लिए मतलब यहाँ पे रहते हुए जिस तरह मैंने बोला कि सऊदी अरब इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, तो एक एडवांटेज तो ये होता है कि वी वेरी फ्रीक्वेंटली विजिट पाकिस्तान एज वेल। एंड जिस तरह डॉक्टर मुआज ने कहा, सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। इसके अलावा a lot of loved ones, friends, relatives, they keep on coming for Umrah and Hajj also, जिसके थ्रू आपका एक कनेक्शन बना है, और वो जो वैल्यू सिस्टम है वो आप बच्चों को आप ट्रांसफर करते रहते हैं। दे अंडरस्टैंड कि फैमिली क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है जी, हम अपने नाजरीन को यूएसए लेके चलते हैं। वहाँ डॉक्टर फहद खान ने हमें ज्वाइन किया है, जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन के सेक्टर में बड़ा काम कर चुके हैं। तो डॉक्टर फहद, तो ज़रूरत सबसे पहले पाकिस्तान में है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हेल्थ का मसला भी आपके सबके सामने है, भी है। तो क्या कहेंगे, क्या स्टडीज़ यहाँ पे, क्या वैल्यूज़ है जो आपने वहाँ बाहर देखी, वो पाकिस्तान में अप्लाई होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और देखें, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, पाकिस्तान में जो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर जो एक शिफ्ट आया है हेल्थ में, यूएस में और डेवलप कंट्रीज में, एक मेजर शिफ्ट ये है कि आपका जो एक टिपिकल आपका जो एक पॉपुलेशन हेल्थ में एक ट्रेडिशनल एक मेडिकल मॉडल होता है, जिसमें आप जो हैं जब आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स की या फिर पूरे पॉपुलेशन हेल्थ को आप मैनेज करते हैं आप, तो एक हिस्टोरिकली एक पहले जो एक एलिमेंट होता था कि पॉपुलेशन हेल्थ मैनेज में अगर किसी को डायबिटीज है फॉर इंस्टेंस, तो आपको जो है आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता था, जी यू हैव टू बी ईटिंग हेल्दी और यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव फॉर इंस्टेंस। लेट्स से अगर आपको डायबिटीज है, एक मेजर शिफ्ट जो आया है यहाँ पर। आप ये कहिएगा, यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बाहर रह रहे हैं लोग, पाकिस्तानीज रह रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, और आपने हमारे पास वक्त है अभी? जी, आखिरी सवाल का वक्त है बस। तो प्रोफेशनल्स जो रह रहे हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान उनसे राब्ते में है? आपसे फ़ायदा, आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, या कंप्लीट डिस्कनेक्ट है? फौरन जो वहाँ पर हमारा ऑफिस है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा इससे मुताल्लिक़ बताइए। मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एज सच कोई मेरे ख्याल में इट्स टू वे आपका चैनल होना चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड स्टे कनेक्टेड विद इट, लेकिन एज सच हमें हमारी जो फॉरेन ऑफिस हो गया या कॉन्सुलेट हो गई, तो वहाँ की तरफ से कोई इतनी एक्टिव आउटरीच नहीं आती है जहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मौके दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन यूएस, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है अपना एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देयर हैज़ फुटप्रिंट ऑल ओवर द नॉर्थ अमेरिका। वो अपनी कैपेसिटी में दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सा फलाई काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कि एज सच जो आपका सवाल है कि वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है, और हु बेटर देन टप्पू जवेरी टू टॉक अबाउट फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, टप्पू जवेरी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें, और हमारे साथ कुछ चैंपियन भी है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, इस शो के जरिए हम उन सारे हीरोज को सामने लाना चाह रहे हैं जो
पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जी हमारे पास हुज़ैफा खान जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमारे साथ है और ट्रॉफी भी उनके साथ है और देखिए मेडल्स इतने हैं कि नजर नहीं आ रहा कि शर्ट क्या पहनी हुई है। अच्छा हुज़ैफा, आपकी जब पिक्चर्स सोशल मीडिया पे बड़ी कल जो है वो बड़ी वाह हो रही थी आपकी, तो अब मुझे तो लगा आप बड़े से लड़के होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल बेबी से हैं। वैसे हुज़ैफा ये भी 13 इयर्स हो गई है। 13 इयर्स। टप्पू जैसे हाँ एक ये सवाल ये कि जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारा एक और नाम है, हमें कहते हैं वी आर सोल्जर विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आप भी अब जो हमने पैकेज दिखाया है उसमें एक बड़ा वाइड प्रिज्म है फोटोग्राफी का। लोग समझते हैं किसी को मॉडलिंग और ये वो इससे रिलेटेड है, अब देखें कितने यानी एक रिफॉर्मर भी है फोटोग्राफर अगर देखा जाए तो इस पहलू पर आप क्या सोचते हैं और ये पैकेज देखकर आप जर्नलिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब देखें फोटोग्राफी के बहुत सारे जॉनर हैं। ओके, मैंने फैशन फोटोग्राफी में शुरू किया था, अपना नाम बनाया। उसके अलावा मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ जो तकरीबन फोटो जर्नलिज्म के साथ है। मैंने बट ये है कि हम ये नहीं है कि हम वॉर जोन्स में जाके तस्वीरें लेते हैं। आपने तो बड़ी डरावनी तस्वीरें दिखाई हैं जिससे, पर ये तस्वीरें इतनी अहम हैं कि इनकी वजह से दुनिया बदलती है। आप किसी को, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कैमरा नहीं है और आप लिख रहे हैं, अब कितना डरा सकते हैं लोगों को। जो विजुअल दिखाता है और जो लोगों को बताता है कि भैया ये असलियत है और ये नकली है, फिर उस वो फोटोग्राफी की वो मैंने द पावर ऑफ द कैमरा इमेज। ऑब्जेक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है टप्पू इन अ फोटोग्राफी? अब ये है कि हर चीज़ में अगर अपना फोटोग्राफी और जितने भी मीडियम है दुनिया में, आप अपना बायस लाते हैं। राइट। अगर ये आपने तस्वीर ले ली जिसमें बच्चा उसके पीछे चील बैठी है, उसको वो दिखाया तो आपने उस एंगल से लिया। बिल्कुल। अगर आप कुछ और एंगल से लेते तो वो इफेक्ट नहीं आता। तो फोटोग्राफर जो ना वो एक्चुअली विजुअल पेंटर है, वो उसने जो किस्सा बताना है वो अपने एंगल बना के बताता है। विजुअल स्टोरी टेलर भी। बिल्कुल, स्टोरी टेलर। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में क्या यानी व्हाट मोटिवेट्स यू टू, यानी आप कहते हैं लेट्स हैव अ, यानी क्या चीज़ ऐसी देख के, कोई ऐसी शक्ल हो सकती है या कोई नज़ारा ऐसा हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स। जी जी। तो क्या चीज आपको कैच करती है? आई कैचिंग क्या? हर चीज़ कैच करती है, बिकॉज ये मैं इतने सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की तो मेरी जर्नी जो थी वो बहुत ही कराची सेंट्रिक थी। अगेन मेरा स्कूल जो था सदर के अंदर था और मेरे वालिद साहब की दुकान भी सदर में थी और रोज़ मैं अपने स्कूल से अपने बाप की दुकान जाता था और रास्ते में फ़ोटोग्राफ करता था। तो पूरा ये एम्प्रेस मार्केट का और सदर का इलाका मेरा जोन था फोटोग्राफी का। तो उससे आई थिंक, और मैंने शुरू भी किया बहुत कम उम्र में, आई थिंक आई वाज 9 जब शुरू किया था। तो 9 साल की उम्र में कैमरा के साथ मैंने, अब्बा ने भी इंडल्ज किया कि ये है कि 9 साल के बच्चे की ये तस्वीरें ले रहे हैं और आप प्रिंट कर रहे हैं और वो मैंने, तो उन्होंने बहुत ये हौसला अफजाई की। कितना हेल्प किया आपके करियर में, क्योंकि वो जो एक ऑब्जर्वेशन मुआशरे की, आप वहीं रहे सदर में, तो मतलब एवरीथिंग, मतलब बहुत चीजें हो रही हैं और गरीब भी तबका है, कोई फकीर भी जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी इसमें बेहतर हुई? ऑब्जर्वेशन तो लोग आपको समझाते हैं। देखें ये सब एक्सपेरिमेंट होता है ना कि एक अगर तस्वीर आपकी अच्छी लगी और लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छी है तो आप उसी डायरेक्शन में जाते जाते हैं। अगर आपकी बुरी थी तो वो नहीं, बुरी चीज़ों पे नहीं बोलते लोग कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो जिस डायरेक्शन को वो जो आपको शाबाश मिलती है उसी डायरेक्शन में आप चलते हैं। तो फोटोग्राफी मेरे लिए मेरे वालिद साहब और वालदा जो है बहुत इंडल्ज करते थे, मुझे कैमरा भी बहुत दिया अच्छा बचपन में। तो उससे फिर बस ये जर्नी शुरू हुई। फिर आगे जाके आई थिंक मैं 15 साल का था तो मेरी पिक्चर्स ये डॉन न्यूज़पेपर में शाये हो गई। अरे वाह। तो उस पे और भी ज्यादा हो गया। ऑल ऑफ सडन मैं अपने खुद को बहुत कुछ सोचने लगा। तो डॉन में क्या यानी फैशन नहीं, यानी स्ट्रीट फोटोग्राफी। अच्छा ये बताएं टप्पू, टुडे एवरीवन हैज अ कैमरा इन देयर पॉकेट। हाउ हैज इट चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर? ये जो ना ये पहले भी हुआ है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसी चीज हुई है। जब 1920s में ये छोटा सा वो ब्राउनी कैमरा आ गया तो ऑल ऑफ सडन वो फोटोग्राफर जो था वो पहले तो बहुत मुश्किल था, काम था कि आपने अपना पूरा केमिस्ट्री सेट साथ में लेना होता था। फिर वो छोटा कैमरा आ गया तो वो तकरीबन आपका स्नैपशॉट ओरिजिनेट हुआ। तो ये एक और वो
वो है Step है। sort of epoch, जो अब टाइम आ गया कि ये अब जो फोटोग्राफी होगी वो हर इंसान के हाथ में है। तो अब जो है ना, आप विजुअल देख के नहीं आप खुश होंगे, अब आप देखेंगे कि उसमें बैलेंस है, उसमें क्या माने उसमें बेसिकली उसको सारे डाइसेक्ट करके उसमें जो आर्टिस्टिक होगा वो बेहतर होगा, जो बाकी है वो स्नैपशॉट में ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं कि एक तो आपकी अभी भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी भी आपने की, बड़ा नाम है आपका, किस में आपको मजा आता है और इम्पैक्ट किसका ज्यादा आता है, फीडबैक, यानी लोग देख के किसको? ये मुसीबत ये है कि फैशन फोटोग्राफी और सेलिब्रिटीज के पीछे लोग भागते हैं, बट खुशी उसमें नहीं होती है, वो सॉर्ट ऑफ सेटअप होता है। मैंने अगर मैंने अल्लाह जाने किसकी तस्वीर लेनी है तो उनको बैठाना पड़ता है स्टूडियो में या जहाँ भी है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो दूसरा प्रोसेस होता है कि आप चल रहे हैं रोड पे और आपको इतनी खूबसूरत कोई नज़र आ गया या कुछ ऐसा लाइट नज़र आई है जो आपको बहुत अच्छी लगी या कोई ऐसा स्टोरी मिल रहा है तो आप उसको क्लिक करते हैं। तो बहुत बार होता है कि मैं कैमरा लेके चले जाता हूँ और मुझे एक कोई कोना मिलता है जिसमें लाइट बहुत प्यारी है और कुछ नहीं हो रहा होता और मैं बैठता हूँ, घंटों के लिए बैठ जाता हूँ, किसी जगह चाय पी रहा हूँ या रुक जाता हूँ और अमूमन कोई ना कोई उधर से गुजरता है जो तस्वीर बना देता है, ऐसी कोई स्टोरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आप फोटोग्राफर हैं, यू आर प्लेइंग विद लाइट, तो यही है कि लाइट सबसे बेस्ट का काम है, यू हैव टू वेट स्ट्रीट में तो बहुत बेस्ट। राइट। Who has been your best muse, Tappu? You worked with everyone, and this question is not right because in the sense that you have so many muse. मगर अगर फिल्म एक्ट्रेसेस को ले, आपने किसी के साथ काम किया? डेफिनेटली बाबरा शरीफ। Why did I know that already? बाबरा मैंने हमें बचपन से याद है कि बाबरा कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस थी। फिर आई थिंक उनका एक टाइम आया जो उनका करियर मैंने रुक गई थी वो एक्टिंग से। तो मैं बाबरा और नबीला और फीफी हारून हम मिलके हमने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं। तो हमने एक शूट किया बाबरा का डाबरा के नाम से, जिसमें बाबरा को नबीला ने मेकअप करके और मैंने फोटोग्राफी के ट्रिक्स करके उनको सारी पुरानी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की शक्ल दी थी। तो उसमें वो मैरिलन बनी थी, सोफिया लोरेन बनी थी, बहुत मजे आए थे। बट वो शूट से उसकी वजह से बाबरा के साथ काम करना इतना मजा था that we did so many experimental shoots. आपने 11 बुक्स माशाल्लाह फोटोग्राफी की कर ली हैं, दिस इज योर 11th वन आई बिलीव। दिस इज आई थिंक माय 11th वन। ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं जी हमारे। और ये पहली दफा, बिल्कुल पहली दफा हम क्या है कि बिकॉज अगर मैंने बताया ना आपको, मैं बचपन में सदर में घूमता था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जो आई थिंक अब तो हैं भी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं जमा करूंगा जितने ज्यादा आर्काइव बना सकता हूँ। आर्काइविंग एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी लोग आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने फोटोग्राफी सीखनी है तो ये अपना जो भी है अपना आर्काइव करो कि आगे जाके कुछ मालूम नहीं ये चीजें गायब हो जाएंगी। हेरिटेज को कहाँ तवज्जो हमारी उस तरीके से है वो। तो मैंने ये सारी कराची की जो पुरानी बिल्डिंग है उनको आर्काइव करना शुरू किया। तो ये तकरीबन ये अगर हम कैमरे को थोड़ा सा दिखा दें तो ये तकरीबन आई थिंक ये कोई पता नहीं जी देखिए ये सदर की ये कोई 25-30 साल का काम है। 25-30 साल का काम है जो एक बुक में कंपाइल किया है टप्पू ने। तो ये सारे पुरानी कराची के बिल्डिंग। These are all the yellow brick buildings. Not just the yellow brick, but yes, all those. Because वो तो आधे तो इसमें तकरीबन 20% ये जो इमेजेस हैं वो बिल्डिंग ही गायब हो गई। राइट। अच्छा, बहुत से अपने फिलोसफर से या मतलब अगर उनकी पढ़ी जाए उनकी ज़िंदगी के बारे में या शोरा की बात की जाए और बड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो बिल्डिंग से भी बात करते हैं, किसी वो ग्लास से भी बात कर रहे होते हैं, दरख्तों से बात कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर वो चीज़ है कि बिल्डिंग अट्रैक्ट कर रही है तो आपसे वो बोल रही है, बात कर रही है, या बड़ा ये फिलोसफिकल बात हो जाएगी और बड़ी कोई आई थिंक ज़्यादा ही फिलोसफिकल बट यस, हर चीज़ जो अगर आपको कुछ अट्रैक्ट करे तो वो डेफिनेटली आपसे कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है। इसलिए फोटोग्राफी तो कॉन्वर्सेशन है। राइट। आई मीन अगर आप किसी को अपने सामने खड़ा कर लें, उनकी तस्वीर लें तो वो डायलॉग बन जाता है। डायलॉग माने वो भी कुछ दे रहे हैं इनपुट और आप भी इनपुट दे रहे हैं। ये बिल्डिंग के साथ भी यही होता है। अच्छा, और किसी मॉडल को आप कैप्चर करें कि मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा एक है लोगों का कि भाई मॉडल हैं ठीक है बस अच्छे नजर आ रहे हैं अंदर से, तो क्या किसी शख्स को अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी डेप्थ है वो नजर आएगी आपके पिक्चर में? कैमरा कैप्चर्स। कैमरा कुछ
छोड़ता नहीं छुपाता है। नहीं मैंने है। आपके जितने भी अक्स हैं ना, हाँ। जब मैं फोटोशॉप में बैठा होता था और मुझे दूसरों में अंदर नहीं का करना हाल है भी पर पता। मॉडल्स में करना पड़ता है, कुछ हर लकीर हटानी साफ पड़ती है, करनी जो भी है। तो उसमें डेफिनेटली कुछ उससे ज्यादा पर्सनल हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके कोई अंदर से कुछ है कुछ तो है definitely या कुछ कहना। नहीं है, खाली अंदर से, वो भी नजर आता है। बिल्कुल। नहीं। हुज़ैफा जो है हमारे चैंपियन रहे हैं जूनियर स्क्वाश और के, इनकी पिक्चर्स भी और वायरल हुई हैं इनकी जी। फोटोग्राफ्स भी हमने कल और परसों बहुत ज्यादा मीडिया पे देखी। हुज़ैफा, हाउ डिड यू गेट इनटू स्क्वाश एंड आउट ऑफ ऑल द रैकेट गेम्स स्पोर्ट में स्क्वाश ही क्यों चुना? पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड स्क्वाश इसलिए क्योंकि जो मेरे फादर थे वो कोच थे, मेरे फादर ट्रेनर हैं। एंड बचपन में जब मेरे फादर अपने जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनको यूरोप ले गए थे, जो कि जर्मन जूनियर के लिए, तो उन्होंने अंडर 11 के अंदर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखे, तो उनको शौक आया, उन्होंने शायद मैं हुज़ैफा को खिला के देखता हूँ कि वो कैसा खेलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं फर्स्ट गया, मैं पूरा डायग्राम देखा, कोर्ट को मैंने देखा, तो आई थिंक ऐसे मुझे अच्छा लगा कोर्ट। सो मैंने जब फर्स्ट बॉल हिट करी तो बाबा को मेरे में टैलेंट नज़र आया, तो ऐसे फिर टाइम गुजर करता कि मैं स्क्वाश में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने कहा बाबा मैंने स्क्वाश खेलनी है। फिर तुमने बाबा- राइज और शाइन किया। जी। अच्छा, ये मेडल्स बताओ कहाँ जीते हैं और ये ट्रॉफी कहाँ जीती है? ये ट्रॉफी मैंने रिसेंट अभी हांगकांग जूनियर ओपन में जीती है, एंड ये मैंने अभी जापान जूनियर का ये वाला मेडल लिया है। राइट। एंड ये मैंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर का जीता, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, एंड ये मैंने मलेशिया में जीता था 2023 में सरावाक में। और अभी जो जापान में आपने जीती उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? जापान में अराउंड 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, एंड फाइनल मैंने एशियन नंबर 2 पर आया। चाइना से बिलोंग करता है, एंड हांगकांग में जो फाइनल था वो मैंने एशियन नंबर 1 को टॉप सीड कराया था उसमें मैंने। वाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे और पेरेंट्स भी ये सवाल है कि आप जब इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं तो स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं होता, और अगर किस तरह होता है और आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं? स्टडीज़ से इफेक्ट होता है इतना नहीं, क्योंकि जो बेसिकली जो मेरी जो स्कूल है वो कीस्टोन एकेडमी, जो उन्होंने मुझे मिस सनल यासर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी हुई है, और वो उन्होंने मुझे ऐसी स्कॉलरशिप दी है कि मैं अपनी स्क्वाश और स्टडीज़ को अलग बैलेंस कर पाता हूँ। अगर जो काम मिसिंग होता है वो मुझे PDF के थ्रू भेज देती हैं, जो वापस आगे अगर मैच खेल के वापस आऊँ तो मैं वो काम सारा रिकवर कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल। वैसे अच्छा। आपने सही सवाल किया था, मेरा तो यही हाल था। मेरी सिस्टर और दोनों सिस्टर्स टेबल टेनिस और बैडमिंटन चैंपियन थी। अरे वाह। आपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की, तो मैं तो यही करता था, स्कूल छोड़ के उनके मैचेस देख रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं हुज़ैफा, जहांगीर खान एंड जहांगीर खान इतना बड़ा नाम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है वो तोड़ भी नहीं सकता, वो कोई तोड़ नहीं सकता। तो इज दैट द डायरेक्शन यू वांट टू गो टू? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो मेरा फ्यूचर करियर पूरा इसी में स्क्वाश में है। मुझे मेरी विश, मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जूनियर का टाइटल लूँ, वर्ल्ड जूनियर, जो कि जहांगीर खान सब जीते हुए हैं, वर्ल्ड ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन, सारे जो बिग इवेंट्स हैं, तो वो मेरा ड्रीम है। उसके लिए प्रॉपर फोकस चाहिए मुझे, और इंशाल्लाह फोकस मैं करूँगा आगे जाके। और बस यही है। बैट कहाँ है तुम्हारा? भाई टप्पू, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इज अनदर जॉनरा। हैव यू नेवर थॉट कि आपको उस जगह जाना चाहिए? मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की, लैंडस्केप किया है, फैशन किया You've done too many. है, वाइल्ड लाइफ भी कर हाँ। लिया। स्पोर्ट्स मैंने बहुत, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज की तस्वीरें ली हैं, वो बहुत सारी ली वो हैं, ली है। बट लेकिन वो इवेंट की जैसे होती है, इवेंट्स की नहीं। ऑल्सो आप नाइकॉन के एम्बेसडर हैं। हाउ हैज दैट जर्नी बीन एंड what are you as the ambassador bringing for the people, the youth of Pakistan? एज दी एम्बेसडर मैं उनका थोड़ा फेस हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को, जब वो उनके कोई इवेंट्स होते हैं तो मैं उनको उन पे अटेंड करता हूँ और लोगों को थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन और वो बताता हूँ दैट थिंग। बट निकॉन माशाल्लाह से मेरे साथ तो उन्होंने बहुत काम किया है। मुझे आई वेंट टू जापान एज निकॉन एम्बेसडर एंड the top 32 photographers of the world, wow, जिसमें से मैं एक था, तो हमें वो उन्होंने गिफ्ट वगैरह किए थे। उसी टाइम पे फिर एम्बेसडरशिप मिली। पर उसके अलावा दे हैव एवरी फ्यू मंथ्स उनके कोई होते हैं इवेंट्स, और इवेंट्स में वो एजुकेशनल होते हैं, तो ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। इट्स वेरी गुड कि जितने भी छोटे बच्चे जो अभी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उनके लिए मोबाइल फोन के आने से तो बड़े यंग फोटोग्राफर्स बड़े अपने तक भी बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत एस्पायरिंग। हुज़ैफा, मुझे ये बताइए कि
स्क्वॉश के अलावा, स्क्वॉश जो आप तो रोज खेलते होंगे, रोज प्रैक्टिस करने वाली स्पोर्ट है, यू हैव टू बी वेरी रिगरस विद इट। और क्या हॉबीज हैं जिसमें आप अपने आप को बिजी रखते हैं, या एनी टाइम आफ्टर स्टडीज आपको जो मिलता है वो स्क्वॉश पे डेडिकेट? बहन से लड़ने के अलावा स्क्वॉश के अलावा जो मुझे पसंद है वो मेरी स्केचिंग ड्राइंग अच्छी है मेरी बहुत। अरे वाह। तो वो मैं काफी इंटरेस्ट है मुझे कि जब फ्री टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ तो स्केच लेके आते करता ना रहता यार, हूँ। वो भी लेके आते, वो भी दिखाते हैं। हाँ। जी। अच्छा, जबरदस्त। और म्यूजिक वगैरह और इतना खास नहीं पर थोड़ा थोड़ा बहुत है जी। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हुज़ैफा वांट्स टू डू? आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन एंड जो उसके लिए काफी मेहनत है, मैं जैसे बताया और ये आपको। कब होने जा रही है ये बेसिकली अंडर 19 के लिए होती है, जो कि क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड जूनियर वाहिद ऐसा टाइटल है जो कि बस आपको जो सीनियर के लिए प्रमोशन के लिए वो होता है। बस जो समझे जो वर्ल्ड जूनियर जीता है बस वो नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होता है वो। अच्छा। तो अभी रिसेंट हमारा 2023 में हमजा खान ने जीता है, जो पाकिस्तान से पेशावर का प्लेयर है। उसने वर्ल्ड जूनियर का टाइटल लिया आफ्टर 32 ईयर्स बाद मेरे ख्याल। लास्ट जानशेर खान ने टाइटल लिया था वर्ल्ड जूनियर का, उसके बाद हमजा ने लिया। एंड अभी इंशाल्लाह वो वही ड्रीम है कि मैं वो टाइटल दोबारा लूँ पाकिस्तान के लिए। वो इंशाल्लाह बस वो मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह लेने का। जी बिल्कुल। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि वो जो मार्क है ना वो बड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं हुज़ैफा, एज एन एथलीट आई नो कि ट्रेनिंग भी होती है, फिर खाना पीना भी बड़ा डाइट का भी आजकल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका आप ख्याल कैसे रखते हैं जब बर्गर सामने से गुजर रहे होते हैं? तो दिल नहीं चाहता कि थोड़ी चीट डे हो जाए, कि जरा पिज्जा हो जाए? बर्गर्स ये ड्रिंक्स वगैरह तो मेरे पे बैन है, सीरियसली बिल्कुल बैन है। बिल्कुल बैन है। एंड जो कि बाबा मुझे कोशिश करते हैं कि मेरे को ऐसी चीजें आज हम चुपके से खिला देंगे तुम्हें, बताना नहीं किसी को। नहीं तो बाबा मुझे ऐसी चीजें खिलाते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जो कि मतलब मेरे मसल गेन्स करें और जो कि मुझे इंस्टेंट एनर्जी दे। जैसे ड्यूरिंग द मैच आप डेट्स ले लें एंड जो भी मतलब ड्राई नट्स आप जो कि आपको इंस्टेंट प्रोटीन इंस्टेंट एनर्जी दे, क्योंकि इतना तो नहीं है कि ड्यूरिंग द मैच आप खाना खाएं तो आप मैच नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ खाएं जो आपको कम वक्त में ज़्यादा एनर्जी दे और आप प्रॉपर फोकस और 100% खेल सकें। बिल्कुल, अब तो साइंटिफिक सारे मेथड्स आ गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है अगर आपने कुछ अचीव करना है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि तुम पाकिस्तान के लिए बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बनो और जहांगीर खान की लेगेसी को लेकर आगे चलो। बिल्कुल। Tappu, thank you so much. You came. I believe you have a book for me. I have a book for you. For me, not for me. एक आपके लिए भी भेज दूंगा। अरे वाह, Tappulicious। तो ये जो बुक है ना, ये हमारे बहुत सारे जो दोस्त यार हैं उनके घर पे मौजूद होती थी, और मैं हमेशा देख के कहती थी एक दिन मेरे हाथ में आएगी। मैं इंतजार करूंगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। देखिए आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी बहुत इंतजार किया है। टप्पू हैज साइंड दिस फॉर मी, अमेजिंग जी। टप्पू हैज साइंड दिस, एंड द बेस्ट पार्ट इज जब कोई फोटोग्राफर या ऑथर खुद साइन करता है तो उसकी साइंड बुक की एक खास अहमियत होती है। सो थैंक यू सो मच टप्पू, you've been fabulous as always and you've done so much for our fashion industry, our regular industry. और ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये राइज एंड शाइन का सेट और ये नया कुछ? न्यू शो, न्यू चैनल। लवली न्यू चैनल, मोर द मेरियर, मैं तो यही कहता हूँ। ऐसा ही है। थैंक यू हुज़ैफा, थैंक यू so टप्पू, much. आप लोग आए और आपने हमारे साथ इतनी अमेजिंग बातें शेयर करी। अभी एक ब्रेक पर जाना है, एक छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक के जाएंगे, बाद हम वापस आते हैं। नाजरीन हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। सोलर पैनल पे बात होगी। पैनल। हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने सोलर करनी है, पैनल क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं मुश्किल हो गया है, किराए कम हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा हो गए हैं। और पंजाब में फ्लडिंग पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत मजे की बातें हुई, एक चैंपियन के साथ, हुज़ैफा के साथ और टप्पू जवेरी के साथ। मुझे बुक नहीं मिली है, यही बात है। हम शेयर कर लेंगे ये बुक। अब जी बहुत बिजली के जिस तरह हम देख रहे हैं, जरूरत इजाद की माँ है, कहते हैं ना कि जब आपकी बिल्स बहुत हैं और क्या है, तो सोलर पैनल पे सारी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों पे, कंपनीज पे ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए गए। फीडबैक भी लोगों का आया था, इस बारे में सवालात बहुत आते रहते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं जब बात करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से मुतालिक लोग सोचते हैं कि कितने केवी है, कितनी चीज़ें चल जाएंगी, एसी चलेगा नहीं चलेगा, बिल कितना आएगा, क्या बिल आएगा भी या नहीं आएगा।
तो हमने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और सोलर पैनल पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंथेसिस एनर्जी सोलर सॉल्यूशंस मिस्टर सज्जाद शेर साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया स्टूडियोज में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सज्जाद साहब पहले तो ये बताइए कि सोलर पैनल्स जो हैं दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन। इस वक्त जो एनर्जी सेव करना, बिल इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी कितनी फीसद सोलर पैनल्स की कमी है जो लगने चाहिए घरों में और कंपनीज में? जी असल में पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस है। बिल्कुल ऐसे। पहले तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी एनर्जी की वो सरकारी सतह पर वो हमें नहीं प्रोवाइड हो रही। बिजली तो पहले सिरे से है नहीं, चूंकि बिजली नहीं है तो इसीलिए अब बिजली का जो सोल्यूशन है वो भी महंगा है पाकिस्तान में बनिस्बत, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में एनर्जी की 2-3 किस्म की इसमें वो होती है, थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ ताकि इसी तवस्सुत से आम लोगों को भी पता चल जाए कि एक होता है ऑन ग्रिड सोल्यूशन। ऑन ग्रिड सोल्यूशन वहाँ पर फीजिबल है जहाँ बिजली नहीं जाती, उसका सोल्यूशन सस्ता है बनिस्बत हाइब्रिड सोल्यूशन के, कि जिसमें आपको एक तो हाइब्रिड का जो इन्वर्टर होता है, सोलर पैनल के साथ एक इन्वर्टर मशीन लगती है। हाइब्रिड इन्वर्टर महंगा होता है बनिस्बत ऑन ग्रिड इन्वर्टर के, प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आपको एक बैटरी भी लगानी पड़ती है। दैट्स अगेन अ सरप्लस कॉस्ट। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ हाइब्रिड सोल्यूशन जो है वही है, क्योंकि बिजलियाँ बहुत कम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली नहीं जाती, ठीक है ना। तो अब उसमें फिर लोग जो है ना उसी हिसाब से ऑन ग्रिड को भी मैनेज करना कहते हैं कि वो फिर यूनिट्स बचाने हैं, फिर आपने हाँ जी के इलेक्ट्रिक को देना है, फिर जी हाँ वो ये है कि क्या नाम है, आप बिजली बनाते हैं, दिन में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, प्लस आप चूंकि बिजली नहीं जाती तो वो बिजली जाने की वजह से जो बैटरी को पावर देनी होती है वो बिजली बच जाती है आपकी। वो आप किसी भी डिस्को को, के इलेक्ट्रिक हो, क्वेस्को हो, लेस्को हो, मुख्तलिफ शहरों के जो प्रोवाइडर्स हैं एनर्जी प्रोवाइडर, उनको आप ट्रेड ऑफ कर देते हो। सब्सिडाइज अगेन दैट्स अनदर थिंग, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर ये बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह का सेटअप कर सकती है। जो लोकल छोटे घर हैं उसमें आप क्या एडवाइस देंगे कि उस तरह की सेटिंग में, जो घरों की सेटिंग है, रेजिडेंशियल एरियाज है, उसमें क्या करना चाहिए लोगों उसमें को? उनको जो है उनका आसान एक सोल्यूशन है, कुछ छोटे साइज के पैनल आते हैं 200-250 वॉट के, क्योंकि उनके ज्यादा घर का लोड होता है 1 किलोवाट, तो उसके लिए छोटे पैनल्स होते हैं। वो छोटे पैनल्स जो है वो 12 वोल्ट पे चलते हैं, उसमें आप 12 वोल्ट के AC DC पंखे लगाते हैं, उसी तरीके से लाइट लगाते हैं। छोटे घरों में तो AC अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है ना, बस वो घर की बच्ची चल जाए, बच्चे पढ़ लें, रात को बच्चे सो लें। तो एक टेंटेटिव आइडिया लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए कि जिस घर में AC नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं वहाँ पे, उधर इससे आयरन भी चलनी है, उधर फ्रिज भी है और लाइट्स भी है, तो इस घर के लिए कौन सा सोलर पैनल लगवाया जा सकता है? उसकी टेंटेटिव प्राइस क्या हो सकती है? इसकी रेंज जो है ना, ये तकरीबन कोई ₹1,00,000 के अंदर इसका सोल्यूशन बन जाता है। हाँ जी, ₹1,00,000 के। अब ये सुन ले जरा नाज़रीन भी कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें 250 वॉट का अगर एक पैनल आप लगाते हैं वो 7,500-8 हज़ार रुपए का एक पैनल है। आप 4 पैनल लगा लें तो ये हो गया, प्लस आप एक बैटरी लगा दें ताकि पावर आउटेज के दिन के वक्त तो पूरी बिजली देगा वो, रात के वक्त जब लोड शेडिंग पावर आउटेज का टाइम होता है वो कभी 1 घंटे होता है, कभी 2 घंटे होता है, कभी इनडेफिनेट होता है। हाँ जी, तो एटलीस्ट वो आपके नॉर्मल दिनों में जो है वो तो चलाएगा। बिल कितना आएगा महीने? बिल उनका जो है वो पहले अगर मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए आता था, वो 2,500 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही हाफ प्राइस हो जाती है। हाँ जी, अच्छा ये मैं ऑफ ग्रिड की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अब सूरज की रोशनी, बिकॉज सन इज, कुदरत ने हमें एक पावर दिया हुआ है जिसको अब हमें
समझ आ रही है, हमें समझ आ रहे हैं। शुक्रिया है बिजली महंगा करने वालों को कि पता है हमें अब समझ आ रही है कि किस तरह चांद को अब सूरज को अभी हम चांद की तरह ना देखने लगे। सही। अच्छा ये बताइए सर कि पैनल सोलर पैनल्स की प्राइसेस तो हुकूमत की तरफ से भी कम हुई है, बट एट द सेम टाइम इन्वर्टर्स और जो उसकी बैटरी है वो उतनी ही है, इनफैक्ट वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो आम आवाम किस तरह इसको बैलेंस करेगी? आम आवाम तो जी इस वक्त ऐसा है कि क्या नाम है, ये तो कंट्री लेवल पर इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो SIFC आई है तो SIFC के एवज उन्होंने इसको मराद तो दी है, लेकिन अब वो दिस शुड बी अ स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज से लेकर लार्ज स्केल तक। अब मिसाल के तौर पर सोलर पैनल की भी जहां तक आप बात करते हैं तो सोलर पैनल अगर देखा जाए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गो कि उस पर ड्यूटी इस वक्त नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से प्राइस की कमी आई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि रोज बरोज प्राइस कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्चुअल प्राइस मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बनता है एक नेचुरल कंपोनेंट से जो कि सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ सैंड, उससे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। सैंड हमारे पास बहुत है, उसका हमने सैंड का वेफर बनाना। उस वेफर के बाद हमें जो है ना उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट आप सोलर इंपोर्ट न करें, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क से डॉलर भी बाहर ना जाए। बिल्कुल। और हम अपने ही मुल्क में हम इसको एक तो हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अभी ना खत्म होने वाली एक जरूरत है। अच्छा ये बताइए आज के दौर में एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल है और फिर वो आपकी प्रोडक्ट बढ़ जाती है, ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे वक्त में अगर कंज्यूमर्स इस तरफ उनको मोटिवेट किया जाए, जैसे आपने कहा 1 लाख में लग जाएगा, कंज्यूमर्स जो साइड पे बिजली का थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए हुकूमत पर, तो इंडस्ट्री को दे सकते हैं, रेट्स भी इंडस्ट्री को कम लग सकते हैं, टैक्सेस भी कम होंगे। तो कितना ये जरूरी है, जरा इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए बहुत सी इंडस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ पावर टैरिफ की वजह से बंद हुई। बिल्कुल, पिछले दिनों आपने सुना होगा फैसलाबाद की आज की रिपोर्ट है, खबर है फैसलाबाद की इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज तो जब आप प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, एक तो आपने अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव करवाने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटिटिव रेट्स होने चाहिए। और दुनिया में जो कि डेवलपिंग दुनिया है वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो रिडंडेंट और बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट्स पे बिजली देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे यहाँ जो है बिजली तो बहुत कम रेट्स में होने चाहिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पावर इज द बेसिक थिंग। ठीक है जी। अब ये हुआ है कि अभी अपनी मदद आप बहुत सी इंडस्ट्रियां जो हैं वो जा रही हैं सोलराइज होने पर, क्योंकि यही उनका सर्वाइवल है। जब उनकी एनर्जी बिल कम होगा तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। जब प्राइस कम होगी तो वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होंगे। तो उसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, उसी वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई खत्म हो सकती है। बिल्कुल। पावर इज एवरीथिंग। अच्छा हमने ये देखा बांग्लादेश में एक बहुत बड़े एरिया में कच्ची आबादी को उन्होंने सोलर पैनल्स दिए और उन सबको कनेक्ट कर दिया। हमारे पास भी कच्ची आबादियां हैं जहां कुंडे डाल के इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है। सो क्या ऐसा एक मुहिम निकालनी चाहिए, कोई ऐसी एक कॉज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आना चाहिए इसमें, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इस साथ बिठाना चाहिए कि हमारी कच्ची आबादी और हमारी जो गरीब तबका है उसको किस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी की चोरी साथ पे से बचा सके और उनको ज़रा इंटरेस्ट फ्री इस तरह के। ये बहुत बड़ा एक वायबल सा बिजनेस है। अगर आप एक कच्ची आबादी के करीब आप एक सोलर फार्म बना लें जहां पर आपको सस्ती जमीन मिले, ऑल यू नीड इज टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स एंड यू शुड हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कि वो आप, क्योंकि इस वक्त जिस कीमत पर आप बिजली खरीद रहे हैं उनका कहना ये है कि क्या नाम है, हम जो है ना हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए हैं तो हम जो है ना वो फॉसिल फ्यूल से बन रहे हैं। वो बिल्कुल वो ग्रीन भी नहीं है जी, आईपीपीस का मामला, वो ग्रीन एनर्जी भी नहीं है। तो हम उनको कैपेसिटी चार्जेस, डिस्काउंटेड कैपेसिटी चार्जेस जो है ना, either you are running or you are idle, you'll have to pay those charges. तो you have to pay that. तो अब लेकिन ये कि वो हम वो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम इन लोगों को न कि सिर्फ कच्ची आबादी वालों को, हर एक इंडस्ट्री को, पंजाब में ऐसा हो रहा है, दे आर डूइंग द बाय बैक थिंग, जहां पर उनकी बस बड़ी जमीन है
वो अपनी उस इंडस्ट्री को जो है वो दे रहे हैं सोलराइज पावर, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो लेस्को से ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया है तो आप उसके एवज हमें जो टाउन की जहाँ पर हमारे पास ज़मीन है तो उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से रेजिडेंशियल एरिया आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया को आप बिजली 60 रुपए की बिजली अगर आप उनको 40 रुपए में या 50 में भी दे दें तो 10 रुपए यूनिट उनको फायदा है, तो वो आपसे लेंगे। बिल्कुल जनाब, बहुत ही आपसे जो डिस्कशन रही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। हम आपको फिर दोबारा तंग करेंगे, बुलाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जरूर जाते जाते ये कहूँगा कि हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए, हमें अपना सोलर पैनल खुद बनाना चाहिए। बिल्कुल अफगानिस्तान इज मेकिंग देयर ओन सोलर पैनल, सोचें, ठीक है जी। और ऑल यू नीड टू डू, ये हमारी जो मुल्क का कमाऊ पूत जो खत्म होने लगा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों को इस पर इसको वो रिवाइव उस वक्त होगा कि उसमें कुछ लोग शामिल हो जाए। ऑल यू नीड इज 50 to 100 मिलियन डॉलर्स के अंदर आप एक पूरा आइडियल एक जामे प्लान बनाने के टियर 1A ग्रेड सोलर कंपनी बना सकते हैं। बिल्कुल। प्लस हम बैटरी भी अपनी खुद बनाएं, हम इन्वर्टर भी अपना खुद बिल्कुल इन हाउस होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान हैज द टैलेंट, दे हैव। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने थैंक यू सर, आप आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ये बहुत पर्टिनेंट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड सोलर पैनल्स। बिल्कुल, और यही बात है, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि आप इन हाउस यानी आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और फिर वो ज़ाहिर है आपकी एक्सपोर्ट भी होंगी चीज़ें सारी, बजाय इसके कि आप फिनिश गुड यानी रॉ मटेरियल यहाँ से जाए, फिनिश गुड बन के आए और उसको हम खरीदें। तो बिल्कुल ठीक है जी। फ्लड्स पे बात करते हैं जुहेब। पंजाब के साइड पे तूफानी बारिश हुई है, फ्लड्स आ रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिस तरह पहले है। भी हम फ्लड से बहुत मुतासिर हुए थे, और बहुत नुकसान सिर्फ जानी, माली और मईशत के तौर पे। एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में हमें ज़ाहिर हमारी फसलें मुतासिर होती हैं, तो अजनास की जो कीमतें हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो कीमतें बढ़ती हैं, होर्डिंग्स तो ज़ाहिर है उसका एक अलग मसला है। तो जनाब, सिंध में भी बारिशें हो रही हैं, लाड़काना में, सखर में बारिशें हो रही हैं, इंटीरियर सिंध में बारिशें हो रही हैं। तो काशिफ अली ने हमें सखर से ज्वाइन किया है, सखर का हवाला लेते हैं। 300 मिलीमीटर वहाँ बारिश हुई है, क्या हाल है उसके बाद जरा देखिए। जी बिल्कुल, सखर की अगर हम बात करते हैं, सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। सखर शहर में हम इस मौजूद है मेन चौक घंटा घर पे, जो कल तक पानी के ज़ेरे आब था, 3 से 4 फुट यहाँ पानी मौजूद था। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी और कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्या क्या चीज़ें हैं। सखर इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सब दुकानदार बड़े खुश हैं, पानी बिल्कुल साफ हो गया और इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही बरसात रुकी है उसके बाद फौरी तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की तरफ से पानी निकालने के फौरी इकदाम किए गए, और चंद ही घंटों में सखर समेत पूरे सखर घंटाघर समेत पूरे सखर का जो है पानी 95% जो है वो निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल, सखर मेयर की जानिब से जो अच्छा काम किया गया, उन्होंने शहरियों ने, दुकानदारों ने उन्हें सराहा है। लेकिन कुछ नशीबी इलाके अभी भी ज़ेरे आब हैं, उनका पानी अखराज करने के लिए मशीनरी वहाँ मौजूद है, काम चल रहा है। ये मेन घंटा का चौका का मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस वक्त पानी की बिल्कुल यहाँ पे कोई तय नहीं है, न कोई सतह है, बिल्कुल सूखा हुआ है, चूने लगाए हुए हैं म्युनिसिपल की जानिब से। सखर इंतजामिया बिल्कुल मुतहर्रिक है, यहाँ पर काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं बहुत खुश हैं, दुकानदार, ताजर जो कल तक परेशान थे कि हम कारोबार का सिलसिला कैसे हम चलाएंगे, कैसे हमारे बच्चों का पेट व गुजर सफर होगा, इसीलिए हम इस वक्त मौजूद है सखर में, जो बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने ये सखर का अहवाल दिखाया। और जहाँ अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जहाँ बनती है वहाँ जोर देनी चाहिए। 300 मिलीमीटर बारिश के बाद अगर सखर में से पानी निकाला गया नशीबी इलाकों से, तो इंतजामिया को क्रेडिट ये देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद अब्बास साहब ने जो चीफ मेट फ्लडिंग लाहौर डिवीजन के हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हैं कि क्या पंजाब में क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है बारिश? शाहिद अब्बास साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, ये बताएं, नून लीग ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का सिंध में ऐसा कोई
वो तो हमारे ये तो हमारा सॉरी ये जी, नेक्स्ट जी, जी। वो है। हमें ये बताइए कि जो फ्लडिंग हो रही है पंजाब सेक्टर में और जो हर साल फ्लडिंग की बहुत कश्मकश में काम हो रहे होते हैं, नदी नाले साफ हो रहे होते हैं, तो उसका क्या प्लान है पंजाब में इस वक्त? देखिए पंजाब में जो है अभी तक जो है दरियाओं में कोई ऐसी उनके कैचमेंट एरिया में इतनी बड़ी बारिशें नहीं हुई कि दरियाओं में कोई सैलाबी सूरत पैदा हो, बल्कि जो हमारे डैम है, इंडिया के डैम है और हमारा मंगला डैम, वो कोई अभी उसमें काफी गुंजाइश है। इंडिया का डैम तकरीबन 50% भरे हुए हैं, हमारा भी ये 70% भरा है। अब जो बारिशें इस साल हुई हैं ज्यादातर मैदानी इलाकों में हुई, शहरों में हुई है, और जिसकी वजह से शहरों में जो है निशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ, अर्बन फ्लडिंग हुई, और बाकी जो हमारे हिल टोरेंट है डीजी खां राजनपुर के, वहां के नदी नालों में पानी आया। इसी तरह जो हमारे दरिया चनाब के, हमारे नारोवाल के और बाकी इलाके हैं वजीराबाद, उनके नदी नालों में पानी, दरियाओं में तो सैलाबी सूरत ऐसी नहीं हुई, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। तो उससे ये है कि जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो इसमें तो डेफिनेटली ये होता है कि इसकी इंटेंसिटी बड़ी होती है, एक ही स्पेल में 100-150 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये हमेशा हर साल ऐसे ही होता है कि जब मानसून आता है काफी हैवी स्पेल्स आते हैं पंजाब में भी, तो इस सिलसिले में एक यानी पीडीएम में और एनडीए में मिलकर कोई ऐसा प्लान कि लोगों को कम से कम मुश्किलात हो और नशेबी इलाकों को ज्यादा फोकस किया जाए, कोई आपने मुरतब किया इस तरह का प्लान, उस पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए उसमें जैसे लाहौर की अगर हम बात करें कि लाहौर में वासा ने एक काम किया कि इसने अंडरग्राउंड रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाने शुरू किए हैं, वो 8-7 बन चुके हैं, और जो ऐसी रोड्स थी जहां से पानी ज्यादा खड़ा होता तो इन्होंने बनाने शुरू किए। अभी भी कजाफी स्टेडियम में भी इनका एक प्लान है। तो इसी तरह जो शहरों में तो सबसे बेस्ट ये है कि हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को तो इतना बड़ा नहीं कर सकते कि जिसमें से इतनी एक्सट्रीम जो है वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो सके। बाकी जो इलाके हैं जिस तरह हमारे हिल टोरेंट के, तो वो जो नदी नाले हैं उसकी गेजिंग कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, असल मसला ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके बेड्स में बैठे हुए हैं या उनके किनारों पे बैठे हुए हैं, और इंतजामिया जो है वो कोशिश करती है लोगों की अपनी जमीनें हैं उसके अंदर ही वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उन एरिया में जहां बिल्कुल फ्लड के पानी के अंदर होते हैं। अच्छा ये देखा गया, ऑब्जर्व ये किया गया है, और आप जाहिर है अगर इसमें सदाकत है इस बात में तो बताइएगा कि जब भी फ्लडिंग होती है तो गांव देहात में जो पानी का रुख मोड़ा जाता है वो ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ा जाता है जिनकी कोई असर रसूख नहीं होता है, जो बासर अफराद नहीं होते हैं। तो इस सिलसिले में क्या आप इस पर तवज्जो दे रहे हैं इस शिकायत पर? देखिए उधर जो है दरियाओं की अगर बात करें तो उसमें से जो है ब्रीचिंग सेक्शन जो होते हैं वो बाकायदा सर्वे के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किए होते हैं कि अगर ये पानी दरिया में इस लेवल पे आएगा तो इसके जो कट लगाना है वो दरिया की किस जगह पे लगाना है और किस साइड पे, लेफ्ट पे या राइट पे। वो सर्वे ऐसे होते हैं कि ऐसी जगह पे लगाया जाए कि आगे जो है बराज वगैरह उस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, और दूसरा ये कि पानी दोबारा आगे चल के वापस जो है दरिया में आ जाए। तो वो तो ब्रीचिंग सेक्शन डिसाइडेड होते हैं, उस पर अमरीशन भी लगाया जाता है, आर्मी भी कंट्रोल कर रही होती है। बाकी जो छोटे नदी नाले हैं या वहाँ जो है पानी उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, वो अपने नेचुरल जिधर जमीन की ढलान होती है उधर ही जाता है। लेकिन ये कि लोग जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ुहैब, हम ये देख कि सिंध के इलाकों में जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, और फ्लडिंग से पहले ये प्रिपरेशंस होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ नदी नाले साफ किए जा रहे हैं, तो वी होप कि पंजाब में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, वक्त में करने की जरूरत है बिफोर द फ्लड हिट्स। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हमने बात की है। कल फिर हमारे पास बड़े अच्छे और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। राइज एंड शाइन सरवत और ज़ुहैब के साथ करते रहिए। बिल्कुल, और अभी तक के लिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह।